हर हर महादेव। प्रयागराज महाकुंभ का समापन हो गया है और अब बिना किसी संदेह के इसे इतिहास की सबसे बड़ी ह्यूमन गैदरिंग भी कहा जा सकता है। इस बार जिस तरह करोड़ों श्रद्धालुओं का मेला यहां उमड़ा, वैसा किसी ने भी नहीं सोचा था। केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि भारत के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सभी राज्यों के हिंदुओं का एक ऐसा अद्भुत और ऐतिहासिक संगम प्रयागराज में हुआ जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। बुजुर्ग, जवान, बच्चे, धनी, निर्धन, साधु, सन्यासी, राजा, प्रजा, सबका केवल एक ध्येय था: त्रिवेणी संगम में श्रद्धा, आस्था और विश्वास की डुबकी लगाना। हिंदुओं के इस महाकुंभ में दुनिया ने तीर्थराज प्रयाग का वो खोया हुआ वैभव भी देखा, जिसकी महिमा का बखान हमारे वेद, पुराण और इतिहास में है। हम सब जानते हैं कि इस महाकुंभ का आयोजन कौन कर रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस महाकुंभ के आयोजन के लिए प्रयागराज के कायाकल्प का आरंभ अब से लगभग 6 वर्ष पहले 2018 में ही हो गया था। वो तब, जब 16 अक्टूबर 2018 को योगी सरकार ने इलाहाबाद शहर का नाम बदलकर वापस प्रयागराज किया था। तब कुछ लोग गौरवान्वित थे, तो कुछ लोगों का कहना था कि ये सरकार इतिहास को तोड़ मरोड़ कर दोबारा लिखे। लेकिन अधिकतर मॉडर्न हिंदूज का कहना था कि नाम में क्या रखा है, शहर का नाम इलाहाबाद और फैजाबाद से बदलकर प्रयागराज या अयोध्या रख देने से क्या ही फर्क पड़ेगा। इससे कौन सा वहां की सड़कें अमेरिका और यूरोप जैसी चमक जाएंगी, या कौन सा वहां की व्यवस्थाएं विश्व स्तरीय हो जाएंगी। उन्हें लगता है कि नाम बदलने से क्या ही हो जाएगा। लेकिन जिन्हें भी ये लगता है कि व्हाट्स इन अ नेम, उन्हें देखना चाहिए कि कैसे योगी सरकार ने केवल इलाहाबाद शहर का नाम ही नहीं बदला, बल्कि उसका पूरा स्वरूप ही बदल दिया है। जिस प्रयाग तक पहुंचने के लिए कभी अच्छी सड़कें नहीं थी, वहां रुकने की, खाने पीने की व्यवस्था का कोई भरोसा नहीं था, वहां आज करोड़ों लोग सड़क मार्ग से, रेल से और हवाई जहाज से पहुंच रहे हैं। आप सोचिए कि इस महाकुंभ के आयोजन के लिए योगी मोदी सरकार ने मिलकर प्रयागराज में 15,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है, जिसमें से केवल 3,000 करोड़ रुपए टेम्परेरी अरेंजमेंट्स पर खर्च हुए हैं, और उसके अलावा सब कुछ प्रयागराज सिटी के परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए इन्वेस्ट किया गया है। प्रयाग एयरपोर्ट के 2 टर्मिनल और बन गए, 4 नए नेशनल हाईवे बन गए, 2 नए एक्सप्रेसवे बन गए, है ना। जो घाट हैं वो पक्के घाट हो गए, मतलब पहले 2 किलोमीटर में घाट था, अभी 12 किलोमीटर में घाट है। यहाँ 92 रोड्स को रेनोवेट किया गया है, 17 मेजर रोड्स का ब्यूटिफिकेशन हुआ है, 14 नए फ्लाईओवर्स बने हैं, 7 रिवर फ्रंट रोड्स बनाए गए हैं और 11 नए हॉस्पिटल्स भी बने हैं। और तो और शहर में 67,000 एलईडी स्ट्रीट लाइट्स लगाए गए हैं, 44 नए घाट बनाए गए हैं, जिनमें 9 पक्के घाट हैं। रेलवे प्लेटफॉर्म्स को बढ़ाया गया है, शहर के ड्रेनेज और सीवेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव किया गया है, और ऐसे ही कई परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट वहां पर हुए हैं। प्रयागराज की हिंदू पहचान को एक बार फिर से नगर का केंद्र बनाने के लिए सरकार ने कई काम किए हैं। अक्षयवट कॉरिडोर, हनुमान मंदिर कॉरिडोर और भरद्वाज ऋषि आश्रम कॉरिडोर के साथ साथ सरस्वती कूप, पातालपुरी मंदिर, नागवासुकी मंदिर, द्वादश माधव मंदिर और श्रृंगेरपुर धाम का रेनोवेशन करके इन्हें श्रद्धालुओं के लिए बहुत ही सुगम बना दिया गया है। कुल मिलाकर अब प्रयागराज के सभी हिंदू धार्मिक स्थलों के पुनरुद्धार से इस नगर को इलाहाबाद नाम से जुड़ी एक इम्पोज्ड और डिस्कनेक्टेड आइडेंटिटी से मुक्त करके उसकी ओरिजिनल हिंदू आइडेंटिटी और ग्लोरी को रिवाइव, रिस्टोर और रिक्रिएट किया गया है। आप सोचिए कि अगर हम इस परमानेंट इन्वेस्टमेंट के लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक इंपैक्ट को हटा भी दें, तब भी केवल 45 दिन के इस महाकुंभ से ही 2 से 3 लाख करोड़ रुपए का एस्टिमेटेड रेवेन्यू जनरेट होने वाला है। महाकुंभ के इमीडिएट इकोनॉमिक बेनिफिट्स के अलावा भी प्रयागराज में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से बहुत से ट्रांसफॉर्मेटिव काम हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जल्दी ही गंगा एक्सप्रेसवे का काम भी पूरा होने वाला है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ से पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज तक जाने वाले इस लगभग 600 किलोमीटर लंबे हाईवे के पूरा होते ही दिल्ली से पूर्वांचल पहुंचने का समय लगभग 5 से 6 घंटे कम हो जाएगा। सोचिए इससे फ्रेट मूवमेंट कितना सरल हो जाएगा। वहां इंडस्ट्रियल ग्रोथ के एवेन्यूज खुलेंगे, एमएसएमईज को लाभ मिलेगा, टूरिज्म बढ़ेगा, हजारों लाखों जॉब्स क्रिएट होंगी, और सब सही रहा तो प्रयागराज एक महत्वपूर्ण इकोनॉमिक हब बनने के साथ साथ ईस्टर्न इंडिया के गेटवे की तरह भी स्थापित हो जाएगा। इससे केवल प्रयागराज ही नहीं, बल्कि आसपास के सभी क्षेत्रों के विकास को भी नई दिशा मिलेगी। अभी लगभग 1 महीने पहले ही प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर हुई योगी कैबिनेट की स्पेशल मीटिंग में स्टेट कैपिटल रीजन की तरह ही 2 नए डेवलपमेंट रीजन बनाने की भी घोषणा की गई है, जिससे प्रयागराज चित्रकूट और वाराणसी विंध्या क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास कार्य होने वाले हैं। तो कुल मिलाकर प्रयागराज के फोकस डेवलपमेंट से न केवल धर्म को बढ़ावा मिला है, बल्कि दशकों से पिछड़े और उपेक्षित रहे पूर्वांचल के ट्रांसफॉर्मेशन के नए मार्ग भी खुल गए हैं। अब हम प्रयागराज के कायाकल्प से जुड़े उन पहलुओं पर बात करते हैं जिन पर अधिकतर लोगों का ध्यान नहीं जाता। तो प्रयाग हिंदुओं के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यह वो नगर है जहां गंगा, यमुना और सरस्वती का पवित्र संगम होता है। ये वो नगर है जहां समुद्र मंथन में अमृत की एक बूंद गिरी थी। ये वो नगर है जहां मेलों का राजा कुंभ जुड़ता है। ये वो नगर है जहां महायज्ञ हुआ करते थे। ये वो नगर है जहां आदि शंकराचार्य ने ज्ञान कुंभ की शुरुआत की।
ये वो नगर है जहां राजा और रंग, ब्राह्मण और शूद्र बिना किसी भेदभाव के सदियों से संगम में पवित्र स्नान कर रहे हैं। लेकिन फिर लंबे समय के लिए इतने महत्वपूर्ण नगर की प्राचीन भव्यता कहां खो गई थी? कैसे ये ऐतिहासिक नगर प्रयाग से इलाहाबाद बन गया और कैसे इसने अपनी हिंदू स्वरूप को खो दिया? तो चलिए मैं पहले प्रयाग का इतिहास आपको बताता हूं ताकि आप ये समझ सकें कि इसका रेस्टोरेशन और रीडेवलपमेंट क्यों महत्वपूर्ण है। अधिकतर लोगों को ये भ्रम है कि प्रयागराज का नाम बदलकर इलाहाबाद अकबर ने रखा था, लेकिन वास्तव में अकबर ने केवल इस नगर में बनाए गए अपने किले का नाम इलाहाबाद रखा था, जिसका अर्थ है वह स्थान जहां भगवान का वास हो। इस शहर का नाम इलाहाबाद अकबर के बाद जहांगीर के समय में पड़ा और फिर शाहजहां के समय में इसे इलाहाबाद कहा जाने लगा। वैसे हम माने या ना माने, लेकिन मुगल आक्रांता हमेशा से जानते थे कि तीर्थराज प्रयाग का नाम और रूप दोनों ही हिंदुओं के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, और इसीलिए उन्होंने इसकी हिंदू पहचान को मिटाने का हर संभव प्रयास किया, फिर चाहे वो इसका नाम बदल कर हो या यहाँ के पवित्र हिंदू तीर्थों को नष्ट करके। उदाहरण के लिए प्रयागराज का अक्षयवट। रामायण से जुड़ी महत्वपूर्ण धार्मिक मान्यताओं और अन्य कारणों से हिंदू प्रयागराज के संगम तट पर स्थित इस वृक्ष की सदियों से पूजा करते आ रहे थे। कई बड़े बड़े राजा महाराजा और संत महात्मा तो मोक्ष की खोज में यहाँ आकर अपना देह त्याग भी करते थे। 16वीं शताब्दी में मुगल बादशाह अकबर ने इस पेड़ को अपने किले इलाहाबाद के अंदर ले लिया था। यूरोपियन ट्रैवलर विलियम फिंच ने 17th सेंचुरी के अपने ट्रैवलॉग में लिखा था कि जहांगीर के समय और उसके पहले भी मुसलमान शासकों ने इस वृक्ष को नष्ट करने के लिए क्या क्या नहीं किया। इसके नीचे की मिट्टी हटाने से लेकर इस पर पिघला हुआ लोहा तक डलवाया गया था, लेकिन ये पवित्र वृक्ष किसी ना किसी तरह से जीवित रहा। पर दुख की बात तो यह है कि अकबर के समय में जिस अक्षयवट को हिंदू श्रद्धालुओं के लिए बंद किया गया था, उसे भारत के स्वतंत्र होने के बाद भी किसी सरकार ने नहीं खोला था। अंततः अब जाकर 2019 में लगभग 450 वर्ष बाद योगी आदित्यनाथ ने इस वृक्ष को साधारण हिंदुओं के दर्शन पूजन के लिए खोल दिया है। ऐसा नहीं है कि मुगल काल में या उसके बाद हिंदुओं ने प्रयाग में आना बंद कर दिया था। हुएनसांग, एल बरूनी, विलियम फिंच और मार्क ट्वेन, इन सभी फॉरेन ट्रैवलर्स ने अलग अलग समय के अपने ट्रैवलॉग्स में प्रयाग में बड़ी संख्या में हिंदू पिलग्रिम्स का आना और यहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटीज को डॉक्यूमेंट किया है। गंगा यमुना का यह क्षेत्र कभी आर्यवर्त का केंद्र हुआ करता था, जो मध्य देश के नाम से जाना जाता था। लेखक विशंबरनाथ पांडे ने अपनी पुस्तक अलाहाबाद रेट्रोस्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट में चाइनीज ट्रैवलर हुएनसांग को कोट करते हुए यहाँ के पातालपुरी मंदिर के पास की दुकानों और वहां की ऊन, कपड़े, सोने चांदी, पीतल और तांबे के बर्तन, महंगे रत्नों, गहने, मसाले और दुर्लभ फूल आदि के व्यापार के विषय में भी बताया है। इसके साथ साथ प्रयाग सड़क और पानी दोनों मार्गों से पाटलिपुत्र, कन्नौज और वाराणसी और कौशाम्बी जैसे प्रमुख शहरों में एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स के लिए एक इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूटिंग सेंटर था। 11वीं शताब्दी में मोहम्मद गजनी के समय अल बरूनी ने लिखा था कि प्रयाग में बोट मेकिंग इंडस्ट्री में लगभग 20,000 लोग काम करते थे, जो हर वर्ष लगभग 10,000 से 12,000 बोट्स प्रोड्यूस करते थे। हिंदुओं के लिए प्रयाग और वहां के कुंभ का महत्व कभी कम नहीं हुआ और किसी भी प्रकार की रोकथाम, यहाँ तक कि इस्लामिक और ब्रिटिश शासन भी श्रद्धालुओं को यहाँ आने से नहीं रोक पाया था। अब 19th सेंचुरी के एंड में भारत आए अमेरिकन ट्रैवलर मार्क ट्वेन के ट्रैवलॉग फॉलोइंग द इक्वेटर में प्रयागराज महाकुंभ का ये डिस्क्रिप्शन पढ़िए। यहाँ वो बता रहे हैं कि कैसे हिंदुओं को इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता कि सरस्वती वहां से लुप्त हो चुकी है, बस उनका सदियों से चला आ रहा विश्वास कि ये गंगा, जमुना और सरस्वती का संगम है उनके लिए काफी है। फिर वो ये भी कहते हैं कि कैसे पूरे भारत से थके हारे, निर्धन, भूखे लोग बिना धूल धूप की चिंता किए केवल अड़िग विश्वास और श्रद्धा के बल पर महीनों चलकर इस पवित्र जल में डुबकी लगाकर तैर जाना चाहते हैं, अपने पापों से मुक्त होना चाहते हैं। ट्वेन आगे लिखते हैं कि बूढ़े, कमजोर, युवा, किसी को इस तीर्थ यात्रा में आई कठिनाइयों से कोई शिकायत नहीं है। ना जाने वो प्रेम में ऐसा कर रहे हैं या भय से, मुझे नहीं पता, लेकिन हम विदेशी गोरों के लिए हिंदुओं जैसे गहरे त्याग और भक्ति भाव की कल्पना कर पाना भी असंभव है। हुएनसांग, एल बरूनी, विलियम फिंच, मार्क ट्वेन, इन सब फॉरेन ट्रैवलर्स ने प्रयागराज और महाकुंभ के विषय में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन स्वामी परमहंस योगानंद को तो आप में से अधिकतर लोग जानते हैं। उनकी पॉपुलर बुक ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी को तो बड़े बड़े लोगों ने जीवन बदल देने वाली पुस्तक बताया है। उनकी इसी पुस्तक में यह भी मेंशन्ड है कि परमहंस योगानंद के गुरु युक्तेश्वर गिरी को उनके गुरु महाअवतार बाबा जी भी 1894 के इसी प्रयाग कुंभ में मिले थे। इसके अलावा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी BHU का नाम भी आपने सुना ही होगा। पंडित मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में भारत की इस ऐतिहासिक यूनिवर्सिटी की स्थापना की घोषणा भी सनातन धर्म सभा ने 1906 के इसी प्रयाग कुंभ मेले से की थी। इतना ही नहीं, प्रयाग महाकुंभ के साधु अखाड़ों के सन्यासी योद्धाओं ने 1857 की क्रांति से लगभग 50 वर्ष पहले ही ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम का युद्धारंभ कर दिया था। तो कुल मिलाकर प्रयाग का महाकुंभ भारत के लिए केवल अध्यात्म और धर्म का केंद्र नहीं रहा है, बल्कि एक महत्वपूर्ण राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक धुरी भी था। इन सभी हिस्टोरिकल डिस्क्रिप्शन से आप आज के प्रयाग महाकुंभ की तुलना करके देखिए, आपको प्रयाग का वही ऐतिहासिक, आध्यात्मिक और आर्थिक वैभव पुनर्जीवित होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ एक वृत्त यानी सर्कल कंप्लीट होता है। प्रयाग में सनातन धर्म और भारतीय सभ्यता की अखंड जिज्ञासा और भव्यता का वृत्त।
प्रयाग प्राचीन और मध्यकाल में भी हिंदुओं के लिए तीर्थराज था, आज भी है। वह उस समय भी आर्थिक गतिविधियों और भव्यता का केंद्र था, आज फिर वो वही बनकर उभर रहा है। वहां सदियों पहले भी बड़ी बड़ी गोष्ठियां और घोषणाएं होती थी, आज भी हो रही हैं और संभवतः आगे भी होती रहेंगी। तो कुल मिलाकर इलाहाबाद को पुनः प्रयागराज में बदलना, शाही स्नान को अमृत स्नान कहना, पेशवाई को छावनी प्रवेश का नाम देना और कुंभ का आयोजन एक कट्टर इस्लामिस्ट और असामाजिक तत्व आजम खान से एक नाथ संप्रदाय के योगी के हाथों में जाना केवल एक नाम मात्र का बदलाव नहीं है, बल्कि उसके प्राचीन हिंदू स्वरूप की पुनर्स्थापना है। जैसा कि प्रसिद्ध कॉलमिस्ट और रिसर्चर पंकज सक्सेना जी कहते हैं, नगरों के नाम केवल नाम नहीं होते, बल्कि हमारे सभ्यतागत परिचय का उद्घोष होते हैं। इन नामों में उस भूमि से हमारे जुड़ाव का भाव होता है, हमारा इतिहास होता है, जिससे हमारे पूर्वज हमसे जुड़े होते हैं। कहने को अयोध्या, काशी, मथुरा, प्रयागराज, इन सभी पवित्र नगरों के रूप को इस्लामिक आक्रांताओं ने कई बार नष्ट किया है, लेकिन उसका नाम और स्वरूप हिंदुओं के मन में सदैव जीवित रहा और वो हमेशा इसकी पुनर्स्थापना और विजय के लिए लड़ते रहे। आजकल के रूटलेस और इग्नोरेंट मॉडर्न हिंदू भले ही फैजाबाद को अयोध्या और इलाहाबाद को प्रयागराज करने की बात को राजनीति समझें, लेकिन इसका अर्थ उससे बहुत बड़ा है। यहाँ केवल योगी आदित्यनाथ सरकार ने इलाहाबाद का नाम नहीं बदला है, बल्कि ऐतिहासिक गलतियों को सुधार कर तीर्थराज प्रयाग के वास्तविक स्वरूप को हमें लौटाया है। सरकार ने प्रयाग के सभी प्रमुख तीर्थ स्थलों का जीर्णोद्धार करके न केवल इस नगर के धार्मिक सार को पुनः स्थापित किया है, बल्कि इसके भौतिक और आर्थिक परिदृश्य पर भी एक अमिट छाप छोड़ी है। प्रयाग का ये पुनरुद्धार गंगा के मैदानों में 800 वर्ष के इस्लामिक शासन के कुठाराघात से इस पवित्र भूमि और इसके निवासियों को उभारने वाला कार्य है। विचार कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव।